कल मैंने ओरिएंटेशन सेशन बीएफडी का कंडक्ट किया, मैंने उनको स्ट्रेट वे बात की है कि बच्चे की, और मैं पता नहीं कितनी दफ़ा ये बात करता हूँ कि बच्चे का यकीन माने सिर्फ ये फोकस होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी इस आदत का पता है। हमें तो गाइड करने वाला कोई नहीं था इस लिहाज से, लेकिन हम लोगों का यही यकीन माने। KPI पता क्या होता था एज अ स्टूडेंट कि यार ये सवाल मैं करने बैठा हूँ ना, इसका आंसर वो आ जाए जो पीछे है, ओए होए मेरी खुशी का आलम नहीं। हालांकि मैं उस वक्त भी इवैल्यूएट करता था, सोचता था यार मैंने ठीक है कर लिया है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यार मैंने 2 घंटे में किया। मैं सोचता था उस वक्त, मैं कहता यार पेपर में मैं बैठूंगा, मैं कर लूँगा इस चीज़ को। बाहर अल्लाह अल्लाह करके कर लेते थे, तैयारी त्यूरी कर। हम ये कहते हैं कि भाई हमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हमने सवाल किए हैं, सवाल हमारे काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं। ये इससे पता क्या चीज़ इंश्योर हुई, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे और ठीक है तुमने प्रैक्टिस अच्छी कर ली, तो 70% कवरेज तुमने कर ली, तुमने इफेक्टिवनेस टारगेट की है। इफेक्टिवनेस किसको कहते हैं? जिसमें टारगेट अचीव हो जाए। सर आपने एफिशिएंसी इंश्योर नहीं की अभी। एफिशिएंसी पता क्या है? टारगेट मीट हो जाए, विद इन रिसोर्सेज हो। CMA पढ़ चुके हो तुम, पढ़ते हो ना लेबर एफिशिएंसी क्या होती है? कि जो काम किया विद इन, यानी कि जितने आवर्स हैं कम से कम और यूटिलाइज किए जाएं या विद इन द गिवन रिसोर्सेज किए जाएं। तो आपके पास रिसोर्स क्या है? 3 घंटे, बस 3 घंटे 15 मिनट्स, चलो 15 मिनट साइड पे कर दो, 3 घंटे। क्योंकि अनफॉर्चुनेट बेटा बात यह है कि एग्जामिनर ने यह नहीं देखना कि तुमने उस उस्ताद से पढ़ा है, तुमने तो 6 किताबें पढ़ ली, तुमने तो पता नहीं कितनी दफ़ा पास पेपर्स किए, तुमने तो पता नहीं किस किस किताब को खंगाल दिया। उसने उसी शीट की बेस पे तुम्हें वैल्यूएट करना है। उस शीट की परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी है ना, वो पास है। और आप कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि जितने फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, 6, 7 या जितने भी उस हॉल में बच्चे थे जो फॉर एग्जांपल फेल हुए, उनमें से कितनों की पता नहीं कितने अच्छे कॉन्सेप्ट थे, लेकिन कहाँ रहे? ज़्यादातर बच्चे इस पे रहते हैं, कहाँ रहे? पेपर ही 60 नंबर का हुआ है, 65 नंबर का हुआ है, 70 नंबर का हुआ है। और जब रिजल्ट आता है तो बुरा नहीं आता, जितना अटैम्प्ट किया होता है उसमें से 45 आ रहे होते हैं, उसमें से 48 आ रहे होते हैं। क्या इंडिकेशन है यार? अगर थोड़ी सी अटेम्प्टिंग परसेंटेज बढ़ा ले तो क्या होता? पास कर जाते भाई। क्योंकि फोकस पता किस पे होता है? बस करना है, हर चीज़ सही हो। आपका तरीका ये होना चाहिए बेटा, आप जब सवाल कर रहे हो तो टाइमर रख के जब करें, पूरा एंड तक पहुंचाने की कोशिश करनी है विद इन टाइम। उसके बाद एनालाइज करें, यार इधर मैं अड़ गया था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सका, मैं ये वर्किंग ही छोड़ गया इसकी, मैंने इसकी कोई वैल्यू ही नहीं लिखी। एक तो इस चीज़ की मार्किंग कर लेता हूँ कि यार मुझे कितने मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि आपकी मार्किंग स्कीम साथ अपलोडेड होती है अब, ठीक? तो आप कंपेयर करें कि यार ये इतने इतने मार्क्स मुझे मिल गए होंगे। उसके बाद जो पॉइंट आपका रह गया है उसके बाद आप उसको कर लें। आपकी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस होगी इससे कि यार मेरे सामने अगर एक सवाल आता है तो क्या मैं इसको वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट दे पाता हूँ जो कि मुझसे एग्जामिनर रिक्वायर कर रहा है, और जो चीज़ें वर्किंग में जानी चाहिए क्या मैं वो बना पा रहा हूँ, और उसके बाद वर्किंग्स कर करके क्या मैं अपने मेन सोल्यूशन प्लान पे इस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और ठीक है 2-1 आइटम्स नहीं हुई, बाकी तो मेरे से हो रही है ना। अगर 9 आइटम्स हैं यार, 6 की तो मैंने कैलकुलेशन कर दी है, 3 की रह गई है ना, चलो एक 3 की रह गई है, एक और की करता हूँ, टाइम ओवर हो गया, चलो जी 7 आइटम्स मैंने कर ली है, अब मैं छोड़ देता हूँ। लेट अस नाउ मार्क दिस क्वेश्चन। अब आपने इफेक्टिवनेस की भी कोशिश की और साथ एफिशिएंसी भी है, ठीक है। उसके बाद मैंने कब कहा कि आप बस छोड़ के भाग जाए? उसके बाद फिर पूरा सवाल कर लेना, क्योंकि अब आपने करना भी है, अब उसको समझना भी है। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए बेटा? टाइमर के साथ, विद एफिशिएंसी। बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ना एक मिक्सचर फीलिंग देता है हमेशा, वो हो भी जाता है विद इन टाइम, हो जाता है अगर आप उसमें, क्योंकि गिवन द फैक्ट कि अगर उसी नोयत का सवाल आए जैसे पहले आता रहता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर अगर चाहे तो आपको बड़ा जलील कर सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है, क्योंकि ही मेक्स अ बैलेंस्ड पेपर। ये नहीं करेगा कि बजटिंग है तो उसने ऐसी हरकत की है कि बच्चे के हवास बाख्ता हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पूछा है तो बच्चे की हवाइयाँ उड़ गई हैं, बच्चों को अपने नाम ही भूल गए इतनी को वैसी किस्म का पेपर बनाया। जब वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आया उसने अखीर कर, ऐसे नहीं होता, बैलेंस्ड होता पेपर। कोई सवाल पे हाथ होला है, किसी पे हाथ टाइट कर दिया है, कोई सवाल बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह होता है, कोई सवाल 10 मत देता है आपको, ठीक है ना। बास की को देख के डर आया था ये क्या आ गया, ठीक है। मिक्सचर होता है पेपर का। और अभी भी मुझे याद है ये जो फाइनल लेवल के पेपर है, आमतौर पे ऐसा कोई, मैं आप कैमरा चल रहा है, कुछ बोलने नहीं चाह रहा, पहले सफ़े पे आधा सवाल होता है, पहले जो सबसे खौफ तारी करने वाला सवाल है पहले सफ़े पे होता है, बंदे का देख के भाई तरह निकल जाए, पता नहीं क्या आ गया। तो फिर दूसरे तीसरे चौथे पे देखते हैं तो थोड़ा सा हौसला होता है बंदे को। तो बेटा इफेक्टिवनेस नंबर 1, नंबर 2 एफिशिएंसी। कोई फोकस नहीं करता एफिशिएंसी के ऊपर। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है।
ऊपर BFD, MFA टू, यस MFA में, MFA में मैं तुमसे शेयर करता हूँ कि मसला बच्चे को क्या होता है। MFA में बच्चे का मसला ये होता है, यहाँ पे किस लिए बच्चे का कमेंट आता है कि यार पेपर लंबा था, क्योंकि बेटा यहाँ पे मिक्सचर ऑफ द नेचर ऑफ क्वेश्चंस है। ये मेरा ख्याल है, वैसे टेक्स्ट भी ऐसा ही है, लेकिन ये पेपर एनालिटिकल है। टेक्स्ट की नोयत टेस्टिंग की डिफरेंट है, इसकी नोयत टेस्टिंग की डिफरेंट है। ये पार्टली पेपर ऐसा आएगा जो कि तुमसे एनालिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल प्रोडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सेज मांगेगा, यानी कि ये वो कोई क्रैमिंग बेस्ड रिस्पॉन्स नहीं तुमसे मांगेगा। टेक्स्ट में तो देखो, अगर मैं टेक्स्ट के साथ इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें भी थ्योरी भी होती है और साथ में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स ठीक है, वो उसमें ज़ाहिर आपको डेलिब्रेट करना पड़ता है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं होती, इससे हट के हैं। ये एनालिटिकल इन नेचर है सारे का सारा। उसमें फिर भी आपके पास फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेल्स टैक्स, देयर आर द फॉर्मेट्स अवेलेबल। मैंने भी 2 टर्म्स में पढ़ाया था टैक्स, तो फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। इनकम टैक्स में भी अवेलेबल है, सेल्स टैक्स में भी अवेलेबल है। ऐसे हरकतें नहीं होती, बजटिंग टाइप चीज़ वहाँ नहीं होती। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में चलो फिर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी कोशिश की जाती है, वर्किंग कैपिटल में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। तो जहाँ तक थ्योरेटिकल पोर्शन का ताल्लुक है, यहाँ पे आपको सोचना पड़ता है चीज़ों के ऊपर। आप स्ट्रेट अवे नहीं कूद सकते कि वहाँ पे उसने पूछ लिया डिफाइन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अच्छा वो था, चलो जो डिफाइन करो, लिखना शुरू कर दो। उसमें बहुत से ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिसमें स्टेट रिप्रोडक्शन होती है, उसने किसी एक सेक्शन की बात की होती है, उसके 3 पॉइंट्स आपने एनालिस्ट करने होते हैं, सीधी सीधी चीज़ होती है रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का इतना मार्जिन होता ही नहीं है। पार्टली पेपर वो है जिसमें आपने एनालिटिकली सोच के केस स्टडीज़ के सूरत में जवाब देना है। फिर MCQs होती हैं जिसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल रिस्पॉन्सेज काम आते हैं, और फिर न्यूमेरिकल का पोर्शन है। मुझे ये वाहिद पेपर नज़र आता है जिसमें ये BFD में भी फ्लेवर नहीं है। BFD में मिक्सचर होता है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल टेस्टिंग है 75 to 80%, और 20 to 25% बेटा उसके अंदर भी एनालिटिकल रिस्पॉन्स टेस्टिंग करता हो, यानी कि कोई रट्टा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पूछ सकता है, लेकिन वो ज़रा मिक्सचर करके पूछता है। तो चूंकि बच्चे को एक ही पेपर में 3 अंदाज में रिस्पॉन्ड करना होता है, दिमाग तो एक ही है ना सर, एक ही पेपर में आपने 3 अंदाज में रिस्पॉन्ड करना। कहीं वो थ्योरी लिखने बैठता है बच्चा तो थ्योरी का जवाब देते देते उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब आपका दिमाग पेपर में एक थ्योरेटिकल रिस्पॉन्स देने के लिए बैठा हुआ है ना, तो आप न्यूमेरिकल से थोड़ी देर के लिए हट जाते हो और सॉल्व करना शुरू कर देते हो, लिखना शुरू कर देते हो, जवाब तहरीरी जवाब लिखना शुरू करते हो। फिर न्यूमेरिकल पे आते हो, न्यूमेरिकल के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है। फिर आप MCQs पे आते हैं, MCQs के लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है कि आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है इन अकॉर्डेंस विद कि यार ये 4 है, इसमें डेलिब्रेट। सो मैं वैसे कह रहा हूँ कि टाइप ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर टेस्टेड इन द सिंगल पेपर वो 3 है। तो आपका जो नेचर ऑफ माइंडसेट है ना, क्योंकि आपको डेविएट करना है न्यूमेरिकल पोर्शन से एनालिटिकल रिस्पॉन्सेज और केस स्टडीज़ की तरफ, एनालिटिकल केस स्टडीज़ से MCQs की तरफ, तो इसलिए बच्चे शिफ्टिंग बिटवीन द माइंडसेट्स में मुझे फील होता है कि बच्चे को ज़्यादा टाइम लगता है। किसी को वो रिस्पॉन्ड करने में ज़्यादा, अगर केस स्टडी में जवाब दे रहा है तो ज़्यादा लिख जाएगा, न्यूमेरिकल टेस्टिंग में है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ एरर्स कर देगा। तो ये मुझे लगता है कि एक रीज़न बनती है कि बच्चा पूरी जो अटेम्प्टिंग परसेंटेज है वो उसकी कम हो जाती है, ये मुझे फील होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द क्वेश्चंस में वो बोंगी मार जाता है। ठीक है, पहले तो मेरा ख्याल है सेक्शन AB की टेंशन थी, अब तो वो भी टेंशन नहीं है, आप जिस मर्जी सवाल को पहले उठा सकते हो। तो मैं जैसे आपको गाइड करता हूँ, बेटा बजटिंग को कभी पहले नहीं उठाना आपने, सबसे पहले जिस सवाल को उठाना है बेटा आपके वो MCQs होने चाहिए, क्योंकि MCQs यकीन माने यार, मैंने पिछले MCQs से पिछले देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे ने एक अच्छा मैं अच्छा भी नहीं कह लें यार, आप मीडियोकर लेवल का कह लें कि पढ़ा हुआ हो ना, यकीन माने तो वो आराम से कर सकता है उन MCQs को। यकीन माने 2-3 में इतनी तो बनती हैं यार, CA का पेपर है यार, उस 2-3 में भी तुम्हारी ब्रेकें ना लगे, तो 12-11 MCQs आप आराम से कर सकते हैं यार। और वो 11 MCQs पता कौन से हैं कि एक मिनट में, एक मिनट भी मैं तुम्हें ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे कम में होने वाले हैं। बेटा एग्जाम में तो आपकी चांदी होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे सवाल टकर जाएं, पहले 2 सवाल 15-20 नंबर ऐसे हों कि जो करते हुए विद इन टाइम हो जाएं, आपको लूडी डालनी चाहिए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में बैठ के बेटा कॉन्फिडेंस जिसका स्ट्रांग रहा वो जीता, जिसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया ना, बावजूद इसके कि उसने तैयारी की थी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। देखते इन्वायरमेंट एग्जाम दा तो अजीब अजीब शक्ल इधर उधर खब्बे पासे तुम वेखो, खब्बे सज्जे अजीब किस्म की दाड़ियाँ बनाई हुई हैं और अजीब किस्म के हुलिये बनाए हुए हैं, थीटे किस्म के बच्चे, बंदा नहीं जेन के बंदे के जेन में क्या आता है कि इन्हों ही आता है, मैं तो एवं ही आ गया था। ठीक है ना, एक माहौल होता है इधर का, वैसे एक वैसी टेरर होता है, फिर पेपर का फियर, फिर टाइम का प्रेशर, थोड़े प्रेशर्स होते हैं। एक सवाल में भी आप पहला सवाल पकड़े, हाँ बजटिंग पकड़ के बैठो, हाँ जरा
35 मिनट है उसके लिए घंटा भाई साहब ने इसी पे लगा दिया, आप प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी ये चीज़, एम ही प्रेशर क्रिएट कर देगी। तुम्हें बाकी पेपर भी आता है, 2-3 सवाल तुम्हें अच्छे आते थे, एम ही हिल जाओगे यार मैं तो गया, ये गया गया गया, ये वाली कंडीशन से ही तो बाहर आना है। मैनेज करना है, स्टार्ट वहीं से करें जो कि आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे। तो MCQs बेस्ट है बेटा, उसको पकड़ना है, उसके बाद देख लें आपका, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, मैं कभी भी एक चीज़ नहीं कहता जी इस तो बाद आया करना है, इस तो बाद आया, लेकिन इसमें सारे एक पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपकी थ्योरेटिकल एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपका न्यूमेरिकल एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उसकी तरफ चले जाएं, मैं आपको नहीं रोकता, ये सब्जेक्टिव है, मैं किसी को एक इस कहते हैं ना कि एक लाइन दे भी नहीं सकता। आप समझते हैं कि आपकी केस स्टडी पे अच्छी ग्रिप है, आपको थ्योरेटिकल जवाब देने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उसकी तरफ चले जाओ। ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, पहले एक थ्योरी का कर लो, उसके बाद एक न्यूमेरिकल पे शिफ्ट हो जाओ। फॉर एग्जांपल एक सवाल वर्किंग कैपिटल का आ गया तो बड़ा ही शौक है, कर लो उसको, कर लो यार जाके, कोई हर्ज नहीं है। आप कहते हैं कि यार न्यूमेरिकल और मुझे बड़ा पसंद है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और सवाल आसान आ भी गया, ये भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। आप नहीं होते ये चीज़ का फैसला करने वाला, ये मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप पेपर से पहले कि मैंने पहले ये सवाल करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। MCQs तो हो गया ना, बाकियों में से चॉइस ऑफ क्वेश्चंस पेपर खुद बताएगा कि कौन सा सवाल ऐसा है जो पहले करने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर आज़ाद है, वो किस चीज़ में कम्प्लेक्सिटीज डाल दे, किसको आसान रख दे, आपको क्या पता। आप कहें घर से निकलते हुए कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बहुत अच्छी है और मैं बड़ा कंफर्टेबल होता हूँ, और होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं कंफर्टेबल, क्योंकि बेटा तुम खुद देख लो पास के पेपर्स 60 to 70% पास पेपर्स एक ही अंदाज के हैं, यानी कि एक ही अंदाज से मुराद ये है कि 60 to 70% अगर सोल्यूशन देखें उसमें वही चीज़ें हैं यार। रेवेन्यू कैलकुलेशन है, तुम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे होते हो, फिक्स कॉस्ट है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन आ गई, फिर टैक्स की कैलकुलेशन है, ठीक है ना जी, फिर प्रेजेंट वैल्यूएशन है, फिर डिस्काउंट रेट की कैलकुलेशन है, NPV लगा दिया, IRR लगा दिया, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। हाँ, सिनेरियो के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं, तो बच्चे अक्सर कंफर्टेबल होते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल करने में, और 5 सालों के ऊपर वो चीज़ होती है तो वो ना 5 साल भी हो जाना उसकी भी वेटेज ज़्यादा होती है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, इस चक्कर में कि 5 कॉलम्स बनने हैं तो एग्जामिनर इसको वेटेज देता है। लेकिन अगर पेपर में बैठ गए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही इतना अजीब व गरीब आ गया तो आपको सर अपना ये शौक चढ़ा हुआ था आपको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला, आपको उतारना पड़ेगा। यू नीड टू सर्च फॉर अनदर क्वेश्चन जो कि कंपैरेटिवली लाइटर नोट का है, ना उसको हार्ड डालें पहले। तो सर ये चीज़ घर से तय करके निकलने वाली नहीं होती, पेपर खुद बोल के बताता है कि सर इसमें से ये पहले करो, ये पहले करो, ये आपने चॉइस वहीं बैठ के करनी है। इसी चीज़ के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ बेटा कि प्लीज़ कम से कम 2 दफ़ा मॉक्स अटैम्प्ट करके बैठें। एक तो जिस इदारे के साथ आप मुंसलिक हो वो तो मॉक बनाता ही बनाता है, इसके अलावा आखिरी महीने में तुम्हें 7500 मॉक मिल जाएंगे, और तुम्हें पता है व्हाट्सएप ऐसे रुल रहे होते हैं जैसे नेरी में शॉपर उड़ते हैं, ठीक है ना सर। पकड़ने कोई भी मॉक विद सोल्यूशन मिलेगा आपको, और बैठे अलहदा अपने आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में, बैठे अपने ड्राइंग रूम में और 3.25 घंटे में खुद करें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम आनी चाहिए आपको, चॉइस प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द क्वेश्चन आनी चाहिए आपको। वैसे तो तुम इंडिपेंडेंटली जब तैयारी करते हो तो वो तो तुम एक सवाल पकड़ते हो और तुम्हें पता होता है ये मैंने चैप्टर इंटरनल एनालिसिस का खोला हुआ है, ये किसका सवाल है। जब सवाल पूरा एक 100 नंबर का पेपर आएगा तो उसमें तो अक्सर औकात तुम्हें इस चीज़ की बात अगर प्रॉब्लम होगी आ कितों गया, बात समझ रहे हैं। उस वक्त तो आप वो तो पूरा MF है आपके सामने, फिर वो जो पूरे MFA की इंडेक्स है आपकी जहन में उसको घुमाना और उसमें से फिर स्क्रूटनाइज करके देखना, ओके ये वहाँ से आया, ठीक है सर। पहले 15 मिनट कैसे यूज़ करने हैं आपको उसका पता होना चाहिए। जैसे मैं आमतौर पे कहता हूँ कि भाई पहले 15 मिनट जो हैं उसमें आप सबसे पहले जब आपके सामने पेपर आए, MFA की चलो बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपका काम है कि द एंड तक देखें, द एंड कहाँ तक जा रहा है। जब पेपर मिले सबसे पहले बेटा काउंट ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप टिल द एंड देख लें। MFA में 9 सवाल देखेंगे ऑन एवरेज, 8-9। आप पहले काउंट लें कि कितने हैं, पहले 15 मिनट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करें, सबकी रिक्वायरमेंट्स देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आया कहाँ से है। ये पूछ रहा है अच्छा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, ओके ये तो इंटरनल एनालिसिस आ गया, अच्छा ये ओ सॉर्ट करना है, ठीक हो गया, ये भी इंटरनल एनालिसिस, ये करना, ओ पेस्टल पूछा हुआ है, ठीक हो गया, आगे चले, अच्छा BCG मैट्रिक्स पूछा हुआ है, ये भी आपका कंपैरेटिव फोर्सेस से पूछ लिया, चलो ठीक हो गया। आगे चलते गए, सेक्शन A आपने देख लिया सारे का सारा, उसके बाद सेक्शन B पे गए तो ओके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आया हुआ है, ठीक हो गया, उसने कहा NPV के जरिए से टेस्टिंग करें। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस बजट, वो फिर बजट पूछ लिया, तो अभी उसने बजट ही पूछा था। फिर आप आगे गए, आपने देखा वही मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो पूछ लिया एग्जामिनर ने, फिर पूछ लिया, मैं तो छोड़ गया था। प्रेशर, सर प्रेशर नहीं लेना,
आपने तो सोचा था कि चलो यार आ गया बजटिंग, कोई टेंशन नहीं, बजटिंग एक ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसके लिए तैयारी करनी हो, पहले सर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद उसने कहा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करें। ओके, सर ने तो कहा था कि 30 नंबर का टेस्ट होगा, ये तो उसने 3 सवाल पूछ लिए हैं, लेकिन सर ने ये कहा था कि तीनों टेस्ट भी हो सकते हैं 10-10 नंबर के, क्योंकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट, एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि इसकी टेस्टिंग 25 से 30 नंबर की है सर, मिसाल दे रहा हूँ। और फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके ये भी आ गया हुआ, सही है। इसमें मेरा ख्याल है आपको 7 मिनट से ज़्यादा, ये 7 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, तो अभी साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तुम्हारे सामने पेपर आया, तुमने सिर्फ काउंट ऑफ द क्वेश्चंस लिया है और रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं, ताकि तुम्हें पता हो पेपर कहाँ कहाँ से आया है और कोई सवाल अनटच्ड नहीं है। ये भी एक पेपर का प्रेशर क्रिएट करने का एक पॉइंट होता है कि यार आप अगर पेपर कर रहे हो और आपके जहन में हो यार ये सवाल तो मैंने देखा ही नहीं है, अभी 3 सवाल तो मैंने अभी देखे नहीं है, ये है क्या, पता नहीं क्या निकलता उनमें से, ठीक है। तो ये कर लिया, उसके बाद आप बेशक पढ़ना शुरू कर दें सवालों को, और पढ़ना इस अंदाज में है कि आपने सिर्फ ब्रश थ्रू करना है उससे। ब्रश थ्रू करने का क्या मतलब है कि जैसे आपके साथ ये चीज़ आई है, आपके सामने एक सवाल आया है, ये है द राइट ऑफ सुपरमार्केट ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप, अच्छा ठीक हो गया। ये पूछ रहा है द ग्रुप हैज़ जस्ट अनाउंस्ड रिकॉर्ड एनुअल प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक हो गया। ये स्वॉट में ऐसी चीज़ें ही आती हैं, बिल्कुल सही हो गया। हैज़ बीन अटेम्प्टिंग टू रीगेन द लॉस्ट मार्केट शेयर, ठीक हो गया। इसी तरह से हमने क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस की थी, स्ट्रेंथ्स और को सेपरेट किया जाएगा। इसकी रेपुटेशन है, लो प्राइसेस की, रीजनेबल क्वालिटी प्रोडक्ट्स की। ये अगेन ये क्या है, मैं क्या चीज़ करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि आपने 15 मिनट में करना क्या है, स्टेप्स क्या होने चाहिए आपके। यहाँ पे आप क्या चीज़ करना चाह रहे हो, सिर्फ कोई सवाल ऐसा ना हो जिसके फैक्ट्स के बारे में आपको अंदाज़ा ना हो। इसी तरह से यही हाल आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ भी करें, हल्का हल्का सिर्फ आइडिया लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की की आइटम्स तो आपको पता है, सेल रेवेन्यूज़ है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, फिर डेप्रिसिएशन है, टैक्स है, वो चीज़ें तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मांगा हुआ है, अच्छा डेप्रिसिएशन ठीक है ये ऐसे कह रहा है, उसके बाद अच्छा ये देखो वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है कि ईयर 1 से इन्फ्लेशन लग रही है, इसमें कह रहा है कि सेल प्राइस है ईयर 2 से इन्फ्लेशन लग रही है। ओके सर, ऐसे मैं बताता रहा हूँ कि ऐसा नहीं पढ़ना जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ना है। एक एक लाइन पढ़ने बैठ गया तो फिर एक को सवाल पढ़े जाना, तो बिल्कुल सही फरमा रहे हो। मैं पता क्यों कह रहा हूँ ये काम करने के लिए, ताकि तुम प्रायोरिटाइज कर सको। अगर तुम 15 मिनट में एक ही सवाल पढ़ने बैठ गए तुम प्रायोरिटाइज कहाँ करोगे। डोंट यू थिंक कि 15 मिनट को यूटिलाइज करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन। सर करें, सवाल हल तो कर नहीं सकते, प्रायोरिटाइज तो कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज पढ़ के ही करोगे, हूँ ये अकड़ पकड़ से करोगे कि किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। कोई ना कोई तो बेस होगी कि भाई मैं पढ़ के ही कर सकता हूँ, और मेरे पास क्या कोई मैं मंत्र लेके गया हूँ कि मुझे पता है कि ये सवाल सबसे आसान है। सर जब तक कूदेंगे नहीं कैसे करेंगे, यही तो आपकी स्किल है। इसी के लिए तो चीखते हैं सारे कि यार इसको बेहतर करें जब आप पढ़, इसलिए तो कह रहा हूँ ब्रश थ्रू करना है, पढ़ना नहीं है। आपको सारी इन्वेस्टमेंट बता दो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या हमें अंदाजा नहीं है कि क्या क्या आइटम्स होती हैं, ढूंढे ना उसको, उसके अंदर से अच्छा ये दिया हुआ है ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। फिगर्स को फोकस करें, ट्राई टू फिगर ऑन द फोकस ऑन द फिगर्स, परसेंटेजेस, अंदाजा होगा आपको हल्का हल्का कि इसने डाटा किस तरह का बना के दिया हुआ, अच्छा ये है ओके। इसी तरह से आपने मकसद क्या है कि बेटा 10 से 1 मिनट में ये एक्टिविटी आप करें, 10 से 1 मिनट में ये चले, 12 1 मिनट में, चलो मैं कहता हूँ 12 मिनट ले लो, ये मैं टोटल पहले 12 मिनट कह रहा हूँ। इसके अंदर आप पूरे का पूरा पेपर हल्का सा उसको देख चुके हो। उससे 2 चीज़ें अचीव होंगी, एक तो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसके बारे में आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये क्या है। दूसरी चीज़ आपको प्रायोरिटाइजेशन में मदद मिलेगी। By the end of these 12 or 13 minutes you should be able to prioritize, क्योंकि देखो इसके अंदर ये कोई 100% थेरी का नहीं है, ये पार्टली थेरी है और पार्टली आपका न्यूमेरिकल है। 12 मिनट के बाद आप एक सवाल चुन चुके हो, 2 या 3 सवाल के आपको जैसे एग्जामिनर जैसे इन्विजिलेटर शीट्स दे के जाए तो आपने वो 3 सवाल पहले करने हैं। उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन आप ड्यूरिंग द पेपर भी कर सकते हैं। मेरा सिर्फ मकसद है कि जब आंसर शीट आए यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि व्हाट शुड बी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड बी क्वेश्चन नंबर 2 एंड व्हाट शुड बी एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 3। बाकी उसके बाद फिर पेपर जाने और अल्लाह जाने और आपकी परफॉर्मेंस जाने, क्योंकि उसके बाद फिर बीच में पिक एंड चूज चल रहा होता है। ये सवाल शुरू करूं, अक्सर औकात ऐसे होता है कि शुरू कर जाते हैं और फिर कहते हैं यार ये तो बीच में अड़ गया, एक जगह पे अड़ गया, और फिर हमारी आदत है जहाँ अड़ते हैं उधर लेट ही जाते हैं कि इधर से आगे नहीं जाना, ठीक है, आगे भी नहीं बढ़ते तो फिर अपना बेड़ा गर्क हो रहा होता है। तो मेरे नज़दीक पहले 15 मिनट ये अवॉर्ड किए गए हैं, सॉल्व तो नहीं कर सकते, प्रायोरिटाइज करने का ये गोल्डन टाइम होता है बच्चे के पास। पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का क्या फ़ायदा, क्या करोगे पढ़ के।
उल्टा क्या होगा, जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं इसको गलत नहीं कहता, हर टीचर अपना एक अंदाज शेयर करता है और कोई गलत नहीं कहता, हर टीचर अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अपने थॉट्स हैं, वो शेयर करता है। मेरे नज़दीक जब आप लिख कुछ नहीं सकते तो फिर फ़ायदा की एक सवाल थे अड़ंदा। उल्टा क्या होगा, जब पेपर आएगा तो एक सवाल तो तुम्हें मास्टर हो गए, चलो मैं कहता हूँ तुम शायद उसका सोल्यूशन अपने ज़हन में शुरू से एंड तक बना चुके हो। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 8 क्वेश्चन, वो तो तुम्हें शुरू से देखना पड़ेगा कि ये है क्या। कर लें वो भी, अगर कर सकते हैं तो कर लें, मुझे इसमें कोई मतलब मजायका नहीं लगता। लेकिन अगेन मेरे नज़दीक ये अप्रोच बेहतर है, क्योंकि प्रायोरिटाइजेशन जो करनी होती है वो तब तक नहीं हो सकती बेटा जब तक आपको उसके फैक्ट्स का कुछ ना कुछ अंदाज़ा ना हो, हर एक के फैक्ट का। विदाउट नोइंग द फैक्ट हाउ कैन यू प्रायोरिटाइज कि यार ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। बात समझ रहे हैं? अगेन मैं इस पे आपको ओपन छोड़ता हूँ, जाएं मार्केट में और भी लोगों के इनपुट्स देखें, जो आपको बेहतर लगता है उस तरह से कर लें, लेकिन मैंने वो शेयर किया जो मुझे बेहतर लगता है। ठीक है जी। उसके बाद बिस्मिल्लाह करें, स्टार्ट विद दैट जो कि विद इन टाइम बेटा आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सके। बजटिंग चौथे पे या इससे पहले ना कीजिएगा, चौथे पे 5वें पे अगर आता है तो, ठीक है ना जी। अच्छा, जो थ्योरी वाले हैं, जैसे देखो पेस्टल है, मैं इसको कहता हूँ यार वो इतना टाइम नहीं लेता, यकीन मानो। सॉर्ट है वो इतना टाइम नहीं लेता, इट नेवर टेक्स दैट मच टाइम। यहाँ तक कि अभी, और फिर मैं हमेशा कहता हूँ यार बेटा अभी तो इतना कुछ टेस्ट होने वाला है, कितनी है यार, 4 तक टेस्ट होने हैं। MFA पहली 2 अटैम्प्टें 3 अटैम्प्टें तो ऐसे थी, बंदा कहता है कि ये पता कौन सी अटैम्प्टें होंगी, पहली 3 वाली ये जो अभी गुजरी हैं। आज से 10 साल बाद जाके कोई बच्चा देखेगा, कहेगा कि यार ये MFA था, ऐसा था MFA। जब वो जलील होगा आज से 10 साल बाद वो कहेगा कि यार ऐसे टेस्ट होता था MFA, मैं किधर था उस वक्त। लेकिन जाहिर है बेटा पेपर एवॉल्व होता है, पेपर मेच्योर होने में भी साल लगते हैं। बेटा अभी पेपर मेच्योर ही नहीं हुआ, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, एक चीज़ ना छोड़ के जाएं। यार इसका कंटेंट ही नहीं है इतना ज़्यादा, सिलेबस ज़्यादा नहीं है, यकीन माने सारे का सारा सिलेबस आपका कवर हो जाता है 1.25 घंटे की क्लास में। ऐसे कोई नैश किस्म के सब्जेक्ट्स है 2-2 घंटे क्लास पढ़ाते हैं फिर भी मुकते नहीं है। CM में शैतान की आंत है, वो तो शुक्र है कोई 4 टॉपिक्स निकल गए उसमें से दवा हो गए, वरना वो 2-2 घंटे की रोज़ होती हैं कि नहीं होती क्लासें। FAR2 मेरा ख्याल है ऐसा है, FAR1 भी ऐसा है, 2-2 घंटे क्लासें होती हैं। 1 जो 1 भी 2 ऐसे ही है, मैंने तो ऐसे ही सुना है। कोई 1.5 घंटे की कह रहा है, मैं CMA की 2-2 घंटे की करता हूँ, मुकता ही नहीं है, सवाल ही इतने ज़्यादा है उसके अंदर, और आप तो क्वालिफाई करके आ चुके हो, अंदाज़ा है आप लोगों को। तो इसका यकीन माने नहीं है, 1.25 घंटे में मुक जाती है क्लास। यकीन माने कि अगर मैं कहता हूँ 1 वीक पहले क्लास शुरू कर दी जाए ना, और घंटे की क्लासें भी होगी तब भी मुक सकता है, तो इट कैन बी कवर्ड। हाँ ये ज़रूर है कि बड़े डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इस पूरे सब्जेक्ट के, एक ही के अंदर आपको बड़ी वैरायटियाँ मिलेंगी। तो जब पढ़ने में वैरायटियाँ मिलेंगी तो बेटा पेपर करने बैठेंगे तो उसमें वैरायटी ही मिलेगी।